वीपी नसरुद्दीन एल-इमाम, जिंदगी, सहाफ़ती सफ़र और पीएफआई में सियासी किरदार। नसरुद्दीन के नाम से भी लिखा गया है। केरला की मुस्लिम सियासी व समाजी सरगर्मियों में नुमायां होने वाली शख्सियात में शुमार किए जाते हैं। उनका नाम खुसूसन नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बाद के बरसों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से मुताल्लिक सियासी व तंजीमी सरगर्मियों के हवाले से सामने आता रहा। इनकी ज़िंदगी को समझने के लिए सिर्फ उनके तंजीमी ओहदों को देखना काफ़ी नहीं, उनके सियासी सफ़र के पीछे केरला का पेचीदा समाजी माहौल, अक़लियती हुकूक़ की सियासत, रिजर्वेशन और नुमाइंदगी के मुतालबात, सहाफ़त, समाजी तहरीकें और मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के दरमियान पैदा होने वाली सियासी सफ़बंदियाँ भी अहम हैं। नसरुद्दीन एल-इमाम के बारे में दस्तयाब सौनही मालूमात बताती हैं कि वो सहाफ़त और समाजी सरगर्मियों से भी वाबस्ता रहे। उनका नाम माध्यमम समेत मुख्तलिफ सहाफ़ती व फ़िक्री हलकों में सामने आता है। बाद में वो नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के तंजीमी ढांचे से वाबस्ता हुए और इस तंजीम में मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ अदा कीं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के क़याम के बाद वो इसके अहम केरला रहनुमाओं में शुमार होने लगे। इब्तिदाई ज़िंदगी और ख़ानदानी पस मंज़र। नसरुद्दीन एल-इमाम की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में अवामी सतह पर दस्तयाब मवाद बहुत महदूद और बाज़ जगह गैर यकसा हैं। एक सौनही माखज़ इन्हें मालापुरम, केरला से मंसूब करता है और उनके वालिद का नाम वीपी मोहम्मद मास्टर और वालिदा का नाम किटी नफीसा बताता है। ताहम पैदाइश के साल के हवाले से उसी माखज़ में नामुकम्मल मालूमात मौजूद हैं, इसलिए इस हिस्से में क़ती तारीख़ दर्ज करना मुनासिब नहीं। केरला का मालापुरम ज़िला तवील अरसे से मुस्लिम तालीमी, मजहबी, सियासी और समाजी सरगर्मियों का अहम मरकज़ रहा है। यहाँ मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों, तलबा तंजीमों, सियासी जमातों, मजहबी इदारों और समाजी तहरीकों ने अवामी ज़िंदगी को मुतासिर किया। नसरुद्दीन एल-इमाम की बाद की सियासी ज़िंदगी को उसी वसी माहौल के तनाजुर में देखना ज़्यादा मुनासिब है। उनके बारे में दस्तयाब सौनही मवाद के मुताबिक वो तालिब-इल्मी के ज़माने में भी सरगर्म रहे और मुख्तलिफ तलबा तंजीमों से वाबस्ता हुए। उनका तालीमी दूर फ़नून और खेलों की सरगर्मियों से भी जड़ा हुआ बताया जाता है। एक मरहले पर वो एक कॉलेज यूनियन के नायब चेयरमैन भी मुंतखब हुए। ये इब्तिदाई सरगर्मियाँ इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि उनका रुझान महज ज़ाती पेशावराना ज़िंदगी तक महदूद नहीं था, बल्कि वो तंजीमी और इज्तिमाई मामलात में भी दिलचस्पी रखते थे। सहाफ़त की दुनिया में कदम। नसरुद्दीन एल-इमाम की शख्सियत का एक अहम पहलू उनका सहाफ़ती सफ़र है। दस्तयाब सौनही मवाद के मुताबिक इन्होंने माध्यमम डेली से भी वाबस्तगी रखी। बाद के अरसे में वो इस इदारे के मुलाजिमीन की तंजीमी सरगर्मियों में भी शामिल रहे। सहाफ़त ने इन्हें केरला के सियासी और समाजी मसाइल के करीब रहने का मौका फराहम किया। सहाफ़त महज खबर रसानी का जरिया नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात समाजी मबाहिस में राय साज़ी का भी एक अहम मैदान बन जाती है। नसरुद्दीन एल-इमाम ने उसी मैदान में अपने ख़यालात और सियासी तरजीहात को सामने रखने की कोशिश की। उनके मज़ामीन और इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ मलयालम अखबारात और रसाइल में शाये होने का जिक्र मिलता है। उनके नाम से एक कालम का भी हवाला मिलता है, जबकि इन्होंने गुजरात फसादात से मुताल्लिक़ एक किताब की तदवीन में भी हिस्सा लिया। ये सरगर्मियाँ ज़ाहिर करती हैं कि सहाफ़त उनकी अवामी शनाख्त का एक मुस्तकिल हिस्सा रही। उनका सहाफ़ती तजुर्बा बाद के सियासी सफ़र में भी अहम रहा। सियासी तंजीमों के लिए मीडिया से राब्ता, अवामी मसाइल की तर्जुमानी और तंजीमी मौक़िफ़ पेश करना ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनमें सहाफ़ती तजुर्बा मुआविन साबित होता है। नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट से वाबस्तगी। 1990 की दुहाई में केरला में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ एक अहम मुस्लिम समाजी व सियासी तंजीम के तौर पर उभरा। बाद में यही तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के क़याम के पस मंज़र में आने वाली तंजीमों में शामिल हुई। नसरुद्दीन एल-इमाम के बारे में दस्तयाब सौनही मालूमात के मुताबिक इन्होंने 1993 के बाद एनडीएफ में काम शुरू किया। तंजीम के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ सतहों पर जिम्मेदारियाँ संभालें, जिनमें इलाकाई और डिवीज़न सतह की जिम्मेदारियों से लेकर रियासती और मरकज़ी सतह की तंजीमी जिम्मेदारियाँ शामिल थीं। उस दौर में केरला की सियासत में मजहबी शनाख्त, समाजी इंसाफ, अक़लियती नुमाइंदगी और फ़िरक़ा वाराना कशीदगी जैसे मौज़ूआत नुमायाँ थे। एनडीएफ ने खुद को मुसलमानों और दीगर पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ के लिए सरगर्म तंजीम के तौर पर पेश किया, जबकि नाक़िदीन ने इसके नज़रियाती और तंजीमी किरदार पर सख्त सवालात उठाए। नसरुद्दीन एल-इमाम का सियासी सफ़र उसी मुतनाज़े मगर अहम माहौल में आगे बढ़ा। रिजर्वेशन और समाजी नुमाइंदगी। नसरुद्दीन एल-इमाम की सरगर्मियों का एक पहलू समाजी नुमाइंदगी और रिजर्वेशन के मुतालबात से भी जुड़ा हुआ था। वो ऐसे इज्तिमाआत और तहरीकों में शरीक रहे जिनमें दलित, पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों के लिए आबादी के तनासुब से सियासी नुमाइंदगी की बात की जाती थी। 2011 में रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ एक इजलास की रिपोर्ट में इन्हें पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर बयान किया गया, जहाँ मुख्तलिफ समाजी गिरोहों की नुमाइंदगी और इंतखाबी सियासत में उनके हिस्से से मुताल्लिक़ मुतालबात पेश किए गए। ये पहलू उनकी सियासी सोच को समझने में अहम है। उनकी सरगर्मियों में सिर्फ मजहबी शनाख्त ही नहीं, बल्कि नुमाइंदगी, रिजर्वेशन और समाजी इंसाफ के मौज़ूआत भी शामिल रहे। ताहम इन मुतालबात को देखते वक्त ये बात भी पेश नज़र रखनी चाहिए कि हिंदुस्तानी सियासत में मुख्तलिफ तंजीमें एक ही मसले को मुख्तलिफ नज़रियाती ज़ावियों से देखती हैं। इसलिए नसरुद्दीन की सरगर्मियों का तज्ज़िया उनके तंजीमी पस मंज़र और उस वक्त के सियासी हालात के साथ करना ज़रूरी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का क़याम। 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कायम हुआ। उसके क़याम के पस मंज़र में मुख्तलिफ रियासती तंजीमों का इत्तेहाद था, जिनमें केरला का एनडीएफ, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु की वनिता नियति पासराई शामिल थीं। पीएफआई ने खुद को समाजी इंसाफ, आज़ादी, मुसावाट और अक़लियतों के हुकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम के तौर पर पेश किया। तंजीम ने मुख्तलिफ रियासतों में अपना नेटवर्क कायम किया और तलबा, ख़वातीन, समाजी कारकुनों और दीगर तबक़ात के लिए वाबस्ता तंजीमें बनाएं। केरला इस तंजीम का बुनियादी मरकज़ बन गया। पीएफआई की मरकज़ी क़यादत में भी केरला से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद अफ़राद नुमायाँ थे। नसरुद्दीन एल-इमाम भी उसी सफ़ में शामिल हुए। पीएफआई में नसरुद्दीन एल-इमाम का किरदार। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अंदर नसरुद्दीन एल-इमाम ने मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियाँ संभालें। दस्तयाब ज़राए के मुताबिक वो रियासती सतह के सदर और दीगर तंजीमी ओहदों पर फाइज रहे और बाद में कौमी सतह पर भी अहम ओहदा हासिल किया। इंडियन एक्सप्रेस ने 2022 में इन्हें पीएफआई के कौमी सेक्रेटरी के तौर पर बयान किया। उनकी जिम्मेदारियों में तंजीमी मामलात के साथ साथ मीडिया से राब्ता और तंजीम के मौक़िफ़ की तर्जुमानी भी शामिल रही। मुतअद्दिद मौक़े पर वो पीएफआई की जानिब से प्रेस बयानात देते दिखाई दी जा
मसलन जब मुख्तलिफ रियासतों में तहकीकाती एजेंसियों ने PFI से मुताल्लिक कार्रवाइयाँ की तो नसरुद्दीन एलामाम ने तंजीम की तरफ से उन कार्रवाइयों पर एतराज़ किया। इन्होंने बाज़ कार्रवाइयों को सियासी दबाव और अक़लियती हुकूक़ की तहरीक को दबाने की कोशिश करार दिया। यहाँ एक बुनियादी फ़र्क समझना ज़रूरी है, किसी तंजीम के तर्जुमान का बयान इस तंजीम का मौक़िफ़ होता है, न कि लज़मन अदालत या तहकीकाती इदारे का साबितशुदा नतीजा। सहाफ़त, सियासत और तंजीमी तर्जुमानी। नसरुद्दीन एलामाम के सियासी किरदार का एक नुमायाँ पहलू मीडिया से उनका राब्ता रहा। वो मुख्तलिफ मामलात पर PFI की तरफ से मौक़िफ़ पेश करते रहे। 2010 में केराला के प्रोफेसर TJ जोसेफ पर हमले के बाद PFI शदीद कौमी बहस का मौजू बन गया। इस वाक़ये में एक कॉलेज प्रोफेसर को निशाना बनाया गया था और PFI के बाज़ कारकुनों पर इल्ज़ामात आयद हुए। PFI ने तंजीमी तौर पर इस वाक़ये में मुलव्वस होने की तरदीद की थी। नसरुद्दीन एलामाम ने भी तंजीम की तरफ से इस वाक़ये की मजम्मत और तंजीम के अदम मुलव्वस होने का मौक़िफ़ पेश किया। ये वाक़या PFI की तारीख़ का एक अहम मोड़ बन गया। इसके बाद तंजीम की सरगर्मियों, नज़रिए, कारकुनों बारे में मुल्कगीर बहस शुरू हुई। रियासती सियासत में बढ़ता हुआ असर। केराला में PFI ने एक ख़ास सियासी व समाजी असर पैदा किया। तंजीम ने मुस्लिम अक़लियतों, दलतों, पसमानदा तबक़ात और दीगर समाजी गिरोहों के मसाइल पर अपनी सियासी ज़बान तैयार की। नसरुद्दीन एलामाम ने भी मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर बयानात दिए। वो रिजर्वेशन, अक़लियती हुकूक़ और सियासी नुमाइंदगी जैसे मौज़ूआत पर सरगर्म रहे। कुछ मौक़े पर उनकी सियासी सरगर्मियाँ दीगर सियासी जमातों के साथ राब्तों से भी जुड़ी रहीं। 2019 में मीडिया रिपोर्ट्स में उनका नाम उन मुस्लिम सियासी रहनुमाओं के साथ आया जिन्होंने मुख्तलिफ सियासी मामलात पर मुलाकातें की। ये राब्ते केराला की सियासत की पेचीदगी को ज़ाहिर करते हैं, जहाँ मुख्तलिफ जमातें इंतखाबी और मकामी सियासी हालात के मुताबिक एक दूसरे से राब्ता करती रही हैं। PFI और रियासती इदारों के दरमियान कशीदगी। वक्त गुजरने के साथ PFI और रियासती व मरकज़ी तहकीकाती इदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ती गई। तंजीम पर मुख्तलिफ नौयत के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। हुकूमत और तहकीकाती इदारों ने PFI पर मुआवनत और दीगर जराइम से ताल्लुक़ के इल्ज़ामात लगाए। दूसरी तरफ PFI ने उन इल्ज़ामात की मुतअद्दिद मौक़े पर तरदीद की और ख़ुद को सियासी व समाजी तंजीम करार दिया। नसरुद्दीन एलामाम इन अफराद में शामिल थे जो तंजीम के दिफा में अवामी सतह पर बयानात देते रहे। 2022 में निये की कार्रवाइयों के दौरान इन्होंने बाज़ छापों और गिरफ्तारियों को सियासी इंतकाम करार दिया और तंजीम के कारकुनों को बेकसूर बताया। यहाँ भी तहकीकाती इदारों के दवों और तंजीम के अपने दिफा को अलग अलग समझना ज़रूरी है। 2022 की निये कार्रवाई। सितंबर 2022 नसरुद्दीन एलामाम और PFI दोनों के लिए फैसला किन मरहला साबित हुआ। 22 सितंबर 2022 को कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी निया ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में PFI से वाबस्ता मकामात पर बड़े पैमाने पर छापे मारे। केराला में मुतअद्दिद अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। द न्यूज़ मिनट के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में PFI के कौमी सेक्रेटरी VP नसरुद्दीन भी शामिल थे। ये तहकीकाती इदारे के इल्ज़ामात थे, जिनका अदालती फैसला अलग मामला है। ये गिरफ्तारी इसलिए भी अहम थी कि नसरुद्दीन एलामाम उस वक्त PFI की कौमी क़यादत के अहम अरकान में शुमार होते थे। PFI पर पाबंदी। सितंबर 22 की कार्रवाई के चंद दिन बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने PFI के खिलाफ बड़ा फैसला किया। 28 सितंबर 2022 को वजारत दाखिला ने PFI और इससे वाबस्ता मुतअद्दिद तंजीमों को अनलॉफुल एसोसिएशन करार देते हुए UAPA के तहत 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी। सरकारी बयान में हुकूमत ने की माली मुआवनत, तशद्दुद, अवामी नज़म व नस्क को मुतासिर करने और आईनी निज़ाम के खिलाफ सरगर्मियों जैसे संगीन इल्ज़ामात का हवाला दिया। PFI ने उन कार्रवाइयों और इल्ज़ामात की मुखालफत की थी। पाबंदी के बाद नसरुद्दीन एलामाम समेत तंजीम के मुतअद्दिद रहनुमा कानूनी मुकदमात का सामना करने लगे। इस मरहले पर उनकी सियासी ज़िंदगी एक नए दौर में दाखिल हुई, जहाँ पहले की तंजीमी सरगर्मियों की जगह कानूनी और अदालती कार्रवाइयों ने ले ली। अदालती मुकदमात और कानूनी पहलू। नसरुद्दीन एलामाम का नाम मुख्तलिफ कानूनी मामलात में भी सामने आया है, ताहम हर मुकदमे की नौयत और नतीजा अलग अलग है। मसलन केराला हाई कोर्ट के एक 2018 के फैसले में नसरुद्दीन एलामाम और दीगर अफराद के खिलाफ एक मुकदमे की कार्रवाई खत्म कर दी गई। अदालत ने करार दिया कि मुतालिका दफात के तहत मजिस्ट्रेट की जानिब से पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर कॉग्निजेंस लेना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं था और कार्रवाई कोश कर दी गई। ये मिसाल इस बात को वाज़ेह करती है कि किसी शख्स का किसी मुकदमे में नाम आना बजाते खुद जुर्म साबित होने के बराबर नहीं है। कानूनी निज़ाम में इल्ज़ाम, तफ्तीश, गिरफ्तारी, फ़र्द जुर्म, मुकदमा और सज़ा अलग अलग मराहिल हैं। इसीलिए नसरुद्दीन एलामाम की सवानेह लिखते वक्त अदालती रिकॉर्ड और महज सियासी इल्ज़ामात के दरमियान फ़र्क बरकरार रखना ज़रूरी है। 2020 के बाद कौमी सतह का किरदार। 2020 तक नसरुद्दीन एलामाम PFI की कौमी क़यादत में नुमायाँ हैसियत हासिल कर चुके थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ रिपोर्टों में भी उनका नाम PFI के कौमी सेक्रेटरी के तौर पर सामने आया। ये दौर हिंदुस्तान में शहरियत तरमीमी कानून, एहतिजाजी सियासत, फ़िरका वाराना कशीदगी और अक़लियती हुकूक़ से मुताल्लिक़ शदीद सियासी बहस का दौर था। PFI ने कई मामलात में एहतिजाजी सियासत की हिमायत की, जबकि हुकूमत और तहक़ीक़ाती इदारों ने तंजीम के किरदार पर सवाल उठाए। नसरुद्दीन एलामाम इस दौरान तंजीम के मीडिया और सियासी बयानिए के अहम तर्जुमानों में रहे। शख्सियत का सियासी तज्ज़िया। नसरुद्दीन एलामाम की ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाए तो इसमें 3 बड़े अनासिर नुमायाँ नज़र आते हैं। पहला अंसर सहाफ़त है। सहाफ़त ने इन्हें अवामी मसाइल, सियासी मबाहिस और मीडिया के तरीक़ाकार से जोड़ा। मीडिया और तंजीमें 1987 से 2001 तक मादयाम अखबार में काम किया। थेजस PFI से वाबस्ता के साथ भी वाबस्ता रहे। SDPI PFI का सियासी बाजू के रियासती सदर और कौमी वर्किंग कमेटी मेंबर रहे। 2011 में केराला असेंबली इलेक्शन में करुनागापली सीट से SDPI टिकट पर खड़े हुए और हार गए। दूसरा अंसर समाजी तहरीक है। रिजर्वेशन, पसमानदा तबक़ात की नुमाइंदगी, अक़लियती हुकूक़ और मुख्तलिफ अवामी तहरीकों में उनकी शिरकत का जिक्र मिलता है। तीसरा अंसर तंजीमी सियासत है। NDF से PFI तक उनका सफ़र एक ऐसी सियासी तंजीमी रिवायत से जड़ा रहा जिसने मुस्लिम शनाख्त, समाजी इंसाफ और सियासी मुज़ाहमत को अपनी ज़बान का अहम हिस्सा बनाया। इन तीनों अनासिर के इम्तिजाज ने इन्हें महज एक तंजीमी उहदेदार के बजाय एक सियासी तर्जुमान और अवामी शख्सियत बनाया। PFI के बारे में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र।
नसरुद्दीन एल-अमाम की ज़िंदगी को पीएफआई की तारीख से अलग नहीं किया जा सकता। पीएफआई के बारे में हिंदुस्तानी मुआशरे में शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। तंजीम के हामी उसे अक़लियतों और महरूम तबक़ात के हुकूक़ की आवाज़ करार देते रहे, जबकि हुकूमत और बाज़ तहक़ीक़ाती इदारों ने उसे गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस तंजीम करार दिया। मरकज़ी हुकूमत ने 2022 में पाबंदी के सरकारी हुक्म में दहशतगर्दी, माली मुआवनत जैसे संगीन इल्ज़ामात का हवाला दिया। दूसरी तरफ पीएफआई के रहनुमाओं ने उन इल्ज़ामात को सियासी इंतकाम और तंजीम को दबाने की कोशिश करार दिया। नसरुद्दीन एल-अमाम के बयानात भी उसी दिफाई मौक़िफ़ का हिस्सा रहे। एक मुतवाज़िन तारीख़ी मुताले के लिए दोनों पहलुओं को अलग अलग दर्ज करना ज़रूरी है। नसरुद्दीन एल-अमाम और समाजी इंसाफ का तसव्वुर। नसरुद्दीन एल-अमाम की सियासी ज़बान में समाजी इंसाफ का मौजू मुस्तकिल तौर पर मौजूद रहा। उनकी सरगर्मियों में रिजर्वेशन और पसमानदा तबक़ात की नुमाइंदगी के मुतालबात का जिक्र मिलता है। केरला में समाजी इंसाफ की सियासत की एक तवील रिवायत है। मुख्तलिफ ज़ातों, मजहबी गिरोहों और पसमानदा तबक़ात ने सरकारी मुलाजमतों, तालीम और सियासत में नुमाइंदगी के लिए तहरीकें चलाएं। नसरुद्दीन ने इस माहौल में अक़लियती और पसमानदा तबक़ाती सियासत को अपने तंजीमी काम का हिस्सा बनाया। यही वजह है कि उनकी शख्सियत को सिर्फ पीएफआई के तनाजुर में देखने से उनके सियासी सफ़र का एक हिस्सा नज़रअंदाज हो जाता है। उनका सहाफ़ती, समाजी और रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ काम भी उनकी अवामी शनाख्त का हिस्सा रहा है। एक मुतनाज़े सियासी दूर की शख्सियत। नसरुद्दीन एल-अमाम की ज़िंदगी हिंदुस्तानी सियासत के एक ऐसे दूर की अक्कासी करती है जिसमें मजहबी शनाख्त, अक़लियती हुकूक़, कौम परस्ती, सेकुलरिज़म, समाजी इंसाफ और रियासती सलामती जैसे मौज़ूआत एक दूसरे से टकराते रहे। वो एक ऐसे तंजीमी धारे में आगे बढ़े जिसने मुसलमानों में सियासी बेदारी पैदा करने और उनके हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद का दावा किया, लेकिन जिस पर बाद में रियासती इदारों ने इंतहाई संगीन इल्ज़ामात आयद किए। इसीलिए इनकी ज़िंदगी का मुताला जज्बाती अंदाज के बजाय तारीख़ी और तहक़ीक़ी अंदाज में करना ज़्यादा मुफीद है। 2022 के बाद पीएफआई पर पाबंदी के बाद तंजीम की रस्मी सरगर्मियाँ ख़त्म हो गईं, लेकिन इसके रहनुमाओं से मुताल्लिक़ कानूनी कार्रवाइयाँ और तहक़ीक़ात जारी रहीं। नसरुद्दीन एल-अमाम की अवामी शनाख्त भी इस मरहले पर बुनियादी तौर पर पीएफआई की साबिक़ा कौमी क़यादत से वाबस्ता हो गई। उनके बारे में मुस्तक़बिल में मज़ीद अदालती फ़ैसले, सरकारी दस्तावेज़ात और तहक़ीक़ी मवाद सामने आ सकता है। इसलिए उनकी मुकम्मल सवानेह को हतमी करार देने के बजाय उसे दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर एक तारीख़ी जायज़ा समझना ज़्यादा दुरुस्त होगा। नतीजा, वीपी नसरुद्दीन एल-अमाम की ज़िंदगी एक ऐसे सियासी सफ़र की दास्तान है जिसमें सहाफ़त, समाजी तहरीक, मुस्लिम सियासत, रिजर्वेशन की जिद्दोजहद और तंजीमी सरगर्मियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई नज़र आती हैं। इन्होंने इब्तिदा में सहाफ़ती और समाजी मैदान में सरगर्मी इख्तियार की, फिर नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट से वाबस्ता हुए और तंजीमी सतह पर मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ संभालें। 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के क़याम के बाद वो इस नई तंजीम की केरला और फिर कौमी क़यादत में नुमायाँ हो गए। इनकी शनाख्त का एक अहम पहलू पीएफआई की तरफ से मीडिया और सियासी बयानात देना था। वो तंजीम के खिलाफ लगने वाले कई इल्ज़ामात की तरदीद करते और उसे अक़लियती हुकूक़ और समाजी इंसाफ की तहरीक करार देते रहे। लेकिन बिलाखिर 28 सितंबर 2022 को मरकज़ी हुकूमत ने पीएफआई और इससे वाबस्ता तंजीमों पर यूएपीए के तहत पाबंदी आयद कर दी। नसरुद्दीन एल-अमाम की सवानेह का सबसे अहम सबक शायद यही है कि किसी सियासी शख्सियत को समझने के लिए सिर्फ उसके हामियों का मौक़िफ़ या सिर्फ उसके मुखालिफिन के इल्ज़ामात काफ़ी नहीं होते। तारीख़ी तहक़ीक़ में दोनों तरफ के रिकॉर्ड, अदालती फ़ैसले, सरकारी दस्तावेज़ात, सहाफ़ती ज़राए और ख़ुद शख्सियत के बयानात को अलग अलग देखना ज़रूरी होता है। इनकी ज़िंदगी की कहानी इसीलिए केरला की मुस्लिम सियासत, हिंदुस्तान में अक़लियती सियासत और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के उरूज व ज़वाल को समझने के लिए एक अहम मुताला फ़राहम करती है। उनका सफ़र सहाफ़त से तंजीमी सियासत, रियासती सतह की क़यादत से कौमी सतह की ज़िम्मेदारी और बिलाखिर कानूनी तनाज़ात तक पहुँचा। आज जब पीएफआई एक ममनुआ तंजीम है, नसरुद्दीन एल-अमाम का सियासी सफ़र हिंदुस्तान की हालिया तारीख़ के एक इंतहाई हसास बाब का हिस्सा बन चुका है। इस बाब को समझने के लिए जज्बात से ज़्यादा दस्तावेज़ात, दवों से ज़्यादा शवाहिद और सियासी बयानात से ज़्यादा अदालती रिकॉर्ड को अहमियत देना ज़रूरी है।